हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल मैप टूल के बारे में। जब भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम टूल यूज करते हैं वो होता है एसक्यूएल मैप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस टूल को यूज कैसे करना है। तो ओवरव्यू में चलने से पहले एक बार इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एसक्यूएल मैप एक ऐसा टूल है जिसके अंदर फीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट कुछ फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इसके अंदर जो एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो 6 होती हैं, जो बाकी शायद किसी टूल में आपको इतनी ज्यादा मिलेंगी ही नहीं। अब अगर इसके दूसरे फीचर की बात करें कि जब भी आपको कोई वल्नरेबल डेटाबेस मिलेगा और वहां से आप पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है, जो पासवर्ड होता है हमारा हैश्ड फॉर्म में होता है। तो ये क्या करेगा, वो हैश को डिटेक्ट करके आपको ये भी बता देगा कि वो जो हैश है वो किस टाइप की है। तीसरा और सबसे बड़ा फीचर इसका यह है कि आप चाहें तो एक डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स है सारी डंप करवा के अपनी स्क्रीन पे आ सकती है आपकी। तो इतनी सारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं आपको बाकी के टूल्स बिल्कुल देते ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल मैप जो होता है हमारा सबसे नंबर 1 टूल होता है। तो अब इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में, कौन कौन सी होती है, क्रॉल कैसे करता है, ये इनुमरेशन क्या होता है, बैच, रिस्क, लेवल, थ्रेड्स, वर्बोसिटी, प्रॉक्सी कैसे यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई बर्ब स्वीट की रिक्वेस्ट है तो उसको आप यूज करके कैसे फाइंड करेंगे कि उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको कोई लॉगिन पेज दिया हो तो उसके अंदर से कैसे आप फाइंड करेंगे कि वो वल्नरेबल है कि नहीं है। डेटा पैरामीटर कैसे यूज करते हैं, हेडर्स कैसे यूज करते हैं, यूजर एजेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कुकीज को कैसे यूज करना है, फ्लश सेशन हो या अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड किया तो उसका जो आउटपुट अगर आप वो सेव करना चाहते हो उसको कैसे सेव करेंगे, या आपको कोई सिक्योरिटी चेक बाईपास करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आज हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेक्निक्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर 6 टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी बूलियन, सेकंड होती है आपकी एरर बेस, थर्ड होती है आपकी यूनियन, फोर्थ होती है आपकी स्टैक्ड एंड फिफ्थ होती है आपकी टाइम बेस्ड ब्लाइंड एंड सिक्स्थ होती है आपकी इनलाइन क्वेरीज। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। टॉपिक्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में। बस आप ये समझ लीजिए कि एसक्यूएल मैप जो होता है इन टेक्निक्स को यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है उसको फाइंड करते। तो अब बात करते हैं क्रॉल के बारे में। क्रॉल क्या है, एसक्यूएल मैप का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है जिसको आप एक वेबसाइट अगर देंगे ना तो ये क्या करेगा, उस वेबसाइट को पूरा स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद ये बता देगा कि कौन सा जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के। लेट्स सपोज आपको एक वेबसाइट दे दी गई, अब आपको क्या करेंगे, आप उसे मैन्युअली जाके चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पे इंजेक्शन है क्या, अच्छा यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि क्रॉल ऑप्शन आपकी वहां पे हेल्प कर देता है। ये क्या करेगा, जैसे गूगल जो क्रॉल करता है वेबसाइट्स को, एग्जाम्पल के लिए अगर आप न्यूज़ सर्च करते हैं गूगल में तो वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं न्यूज़ से वो सारी ला के आपको दे देता है। सेम उसी तरीके से हम एसक्यूएल मैप यूज कर रहे हैं तो क्रॉल इसका क्या करता है, जहां जहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा होता है वो सारी चीजें आपको ला के दे देता है। तो बहुत ही पावरफुल है। अब एक चीज जो होती है इससे रिलेटेड डेप्थ होता है। अब क्या होता है, हम क्रॉल जब करते हैं एसक्यूएल मैप से तो उसको बताते हैं कि उसको कितनी डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाने का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक डायरेक्टरी है न्यूज, अब उसके अंदर बहुत सारी पेजेस होंगे। आप इसको बताएंगे अगर इसकी डेप्थ 1 देंगे तो जो हमारी न्यूज डायरेक्टरी है, तो अगर आप इसको डेप्थ बताएंगे तो ये क्या करेगा, हमारी जो न्यूज डायरेक्टरी है इसके अंदर जाएगा और जितने भी पेजेस हैं उन सबको सर्च करेगा। एग्जाम्पल के लिए a.php है उसको सर्च करेगा, b.php है उसको सर्च करेगा, c.php है उसको भी सर्च करेगा। अगर आप उसकी डेप्थ 2 देंगे तो ये क्या करेगा, न्यूज फोल्डर के अंदर तो सारी चीजें चेक करेगा ही करेगा, फिर न्यूएस्ट जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर भी जाएगा जो डायरेक्टरी है और वहां पे भी जाके सारी चीजें चेक करेगा। मतलब जितने भी पेजेस इसको मिलेंगे उन सब के अंदर जाएगा, अपना जो वल्नरेबल पैरामीटर्स है उसके लिए टेस्ट करेगा। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी डेप्थ में भेजना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूज डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, सारे पेजेस चेक करेगा, उसके बाद उसको वहां पे न्यूएस्ट डायरेक्टरी मिलेगी तो ये उसके अंदर भी जाएगा और सारे पेजेस चेक करेगा न्यूज डायरेक्टरी के अंदर जितने भी पेजेस अवेलेबल है। फिर उसके अंदर इसको अगर एक टेरर डायरेक्टरी मिल जाती है लेट्स सपोज, तो उसके अंदर भी जाएगा और सारे पेजेस चेक करेगा। बट अब यहाँ पे क्या होगा, उसको एक और डायरेक्टरी मिल गई कंट्री, अब इसके अंदर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेप्थ है वो 3 दे रखी है। तो इसीलिए 3 डेप्थ अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये न्यूज के अंदर जाएगा, सारे पेजेस चेक करेगा, न्यूज के अंदर जाएगा, सारे पेजेस चेक करेगा और टेरर के अंदर जाएगा सारे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रॉल हमारा फीचर है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी इजीली आपको ये फाइंड करके दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार। तो आज हम जिस वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करेंगे वो है हमारी testphp.vulnerab.com। यहाँ पे आगे जो आप वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो सारी टेस्ट कर सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एसक्यूएल मैप को कॉल किया, उसके बाद मैंने यू पैरामीटर दिया। यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम यूआरएल को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये जो हमारा पेज है वल्नरेबल है कि नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन के। तो अब क्या करते हैं, इसको क्रॉल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डेप्थ देता हूँ 2 की। अब ये क्या करता है, हमारा जो एसक्यूएल मैप होता है ये बाय डिफॉल्ट आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहेगा बीच बीच में कि आपको ये पेलोड डालना है कि नहीं डालना है, ये चीज़ टेस्ट करनी है कि नहीं करनी है। तो उसके भी आंसर आपको करते रहना है अकॉर्डिंगली। और मेजरली तो हम ऐसा करेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट होता है हम उसी को ही चूज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एन आ रहा है। अब ये कह रहा है कि आपको उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि नहीं करनी है। अब हमें तो पता एग्जिस्ट करती है तो नहीं करेंगे ऑफकोर्स।
अब ये कह रहा है यहाँ पे कि इसको जो हमारा यूआरएल है वहाँ पे रीडायरेक्ट मिला है, तो कह रहा है फॉलो करना चाहेंगे, डेफिनेटली करना चाहेंगे उसको। एक यूआरएल मिला है जो ये कह रहा है कि आप टेस्ट करना चाहेंगे क्या इस यूआरएल को, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो पैरामीटर है वल्नरेबल है और यहाँ पे इसको ये पेलोड मिला है, तो कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लॉइट करके भी ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली। अब यहाँ पे उसने बोला था कि आपको ये वल्नरेबल पैरामीटर अब मिल चुका है कि आप आगे भी ट्राई करना चाहते हैं, तो अब आगे क्यों करेंगे जब हमें एक वल्नरेबल मिल चुका है तो। ठीक है, अब इसने स्कैन को जो आप देख सकते हैं कंप्लीट कर दिया। अब इसने जो स्कैन की डिटेल्स है वो हमारी इस फाइल में डाल दी है। अब आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर सेव कर रहा है, होम अंकित लोकल शेयर एसक्यूएल मैप, ये डायरेक्टरी होती है लोकल एसक्यूएल मैप की जहाँ पर डिटेल्स को सेव करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वल्नरेबल यूआरएल है वो ये है, और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, गेट मेथड यूज कर रहे हैं, और वल्नरेबल पैरामीटर कौन सा, कैट वाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा बाय डिफॉल्ट हम चीज़ों को आंसर कर रहे हैं, तो मोस्टली क्या होगा कि हम जो बाय डिफॉल्ट आंसर्स होते हैं ना उन्हीं को चूज करते हैं। जैसे उसने पूछा आपको साइट के एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि नहीं करनी है, पेलोड आपको ये देना है कि नहीं देना है, तो मेजरली हम क्या करते हैं डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही जाते हैं, तो आपको बार बार आंसर ना करना पड़े इसके लिए हमारे पास एक फीचर होता है जो कि होता है बैच। अब बैच क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो भी इसके पास आंसर्स होते हैं ना उसको चूज कर लेता है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि आपको इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है क्या, अब हमें नहीं करनी क्योंकि हम तो खुद ही दे रहे हैं, हमें तो पता एग्जिस्ट करती है वो, तो हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट नो करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो बैच होता है बाय डिफॉल्ट जितने भी आंसर्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने जो हमारा वल्नरेबल पैरामीटर है उसको फाइंड कर लिया है और उसका जो डिटेल्स है यहाँ पर सेव कर दिया है, और उसका जो पेलोड है यहाँ पर आ रहा है। अब आपने देखा हमें बार बार यहाँ पे आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे आंसर है वाई का, जिसमें हमसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एक्सप्लॉइट दिस एसक्यूएल इंजेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा वाई है, यहाँ पे जो कैपिटल होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसने क्या करा वाई चूज कर लिया। तो ये हमारा काफी हैंडी हो जाता है, आप आगे जैसे देखेंगे। तो अब बात करते हैं अगर आपको स्पेसिफिक टेक्निक के साथ क्रॉल करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वही सेम क्रॉल किया है, उसकी डेप्थ बताई है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बोला है टेक्निक जो होगी हमारी यू, यू का मतलब यूनियन होगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसने हमारा जो वल्नरेबल यूआरएल है उसका रिजल्ट यहाँ सीएसवी फाइल में दे दिया है, और थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उसने पेलोड यूज किया वो यूनियन यूज किया है उसने यहाँ पर, जैसा कि हमने उसको बताया था कि यूनियन वाली टेक्निक ही यूज करनी है एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास क्या एक चीज होती है कि अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, बहुत ज्यादा पेजेस हैं, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा वहां पे। तो हमारे पास एक क्या ऑप्शन होता है थ्रेड्स का, कि आप यहां पे बता सकते हैं इकट्ठे आपको कितने कनेक्शंस यूज करने हैं टेस्ट करने के लिए। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे 5 दे रहा हूं, बाय डिफॉल्ट 1 होता है और मैक्सिमम आप उसको 10 तक लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने फिर से उसको स्कैन कर लिया और जो हमारी डिटेल्स है वो यहाँ पे लाके सेव कर दिया। तो थ्रेड से आपका ना काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ रिस्क वाली चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है जो कि मैं बताता हूँ आपको। अब जो हमारा एसक्यूएल मैप है उसके अंदर एक रिस्क नाम की चीज होती है, ये आपको 3 फीचर्स देता है। कई बार होगा कि आपको वहाँ पे वल्नरेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी और आपको डिफरेंट पेलोड्स को ट्राई करना पड़ेगा, तो रिस्क वाली चीज यहीं पर आती है। अब ये जो रिस्क है इसके अंदर 3 वैल्यूज जाती हैं, या तो होगी 1, या तो होगी 2, या फिर होगी 3। अब 1 जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। 1 का मतलब क्या होता है कि आप जो भी पेलोड ट्राई कर रहे हैं वो इतने हार्मफुल नहीं है और वहां पे जाके सर्वर को उतना हार्म नहीं करेंगे। बट अगर आप 2 देंगे यहाँ पे तो 2 का मतलब क्या होता है, ये ना टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है हमारा उसको भी ट्राई करता है। अगर आप इस यहाँ पे 3 देंगे तो क्या करेगा, और बेस्ड जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ये उसको भी ट्राई करता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन में 1 को भी रखेगा, 2 को भी रखेगा और 3 वाला भी रहेगा, और 2 अगर देंगे तो 1 को भी रखेगा, 2 को भी रखेगा। तो जब आप ये 3 को यूज कर रहे होंगे तो कई बार इसमें आप देखेंगे कि जो अपडेट हमारी कमांड्स होती हैं इसको भी एज अ पैरामीटर यूज करेगा और वहां पे जाके एज अ पेलोड उसको डालेगा। तो ये इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि अगर आपका एसक्यूएल वहां पे हिट हो गया तो वो जो डेटाबेस है वो भी अपडेट हो सकता है, वहां पे भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपका जो डेटाबेस है वहां पर उसमें डेटा चेंज हो जाए। तो इसीलिए रिस्क जब भी दे रहे हैं तो बड़े ध्यान से देना है आपको। वहां पर मैं 1 दे के ही आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डेटा है उसने इस CSV फाइल में स्टोर कर दिया जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव होता है डेटा।
अब बात करते हैं लेवल के बारे में। आप किसी भी वेबसाइट को अगर टेस्ट कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे कई बार क्या होगा कि आपको वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक मैकेनिज्म क्या होता है कि आप वहाँ पर लेवल को अप कर सकते हैं। अप करने का मतलब क्या होता है, अगर आप वहाँ पे लेवल 2 देंगे तो लेवल 2 से क्या होगा, वो कुकी के अंदर जाके उसको टेस्ट करेगा कि वहां पे तो कहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप 3 देंगे तो वो यूजर एजेंट के अंदर जाएगा और वहां पे जाके टेस्ट करेगा। तो मतलब जैसे जैसे आप लेवल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो वल्नरेबिलिटी का इंपैक्ट है वो बढ़ता जाएगा, मतलब उतना जो उसका टेस्ट का रेंज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो 1 जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट और सबसे मिनिमल होता है, 5 जो होता है हमारा सबसे मैक्सिमम और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, रिस्क और अगर लेवल आप यूज कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके फॉल्स पॉजिटिव के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखें। अब यहां पे मैं 1 को ही चूज कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं उसने उसको टेस्ट कर लिया सक्सेसफुली और जो डेटा है हमारा इस फाइल में सेव कर दिया है। अब ये जो हमारा वल्नरेबल यूआरएल है मैंने इसको कॉपी कर लिया है सो दैट कि हम आगे इसको एक्सप्लॉइट कर सकें। अब बात करते हैं वर्बोसिटी की। वर्बोसिटी क्या होता है कि आपको ये ऑप्शंस देता है कि अगर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है किसी वेबसाइट पे तो आप उसकी डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर वर्बोसिटी के साथ आप 3 देंगे तो 3 से क्या होगा, जो ये पेलोड ट्राई कर रहा है ना वो आपको दिख जाएगा। अगर आप 2 देंगे तो ये क्या होगा, जो डिबगिंग के मैसेज है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखते चले जाएंगे। और अगर आप 4 देंगे वहां पे तो उससे क्या होगा कि एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट होती है जिस फॉर्म में वो जाती है आपको वो दिख जाएगी। 5 देंगे तो रिस्पॉन्स हेडर्स आ जाएंगे और 6 देंगे तो रिस्पॉन्स के साथ पेज कंटेंट जो होता है वो भी आ जाएगा। और 0 देंगे तो ट्रैक बैक एरर्स और क्रिटिकल जो मैसेज होते हैं हमारे वो भी आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा 1 सिलेक्टेड हो जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन और वार्निंग मैसेजेस जो होते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वी के साथ यहाँ पर 4 दिया है। इसका मतलब क्या है कि मैं हेडर्स को देखना चाहता हूं, जो एचटीटीपी के हेडर्स जा रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट के साथ, मैं उनको भी देखना चाहता हूं वो हेडर्स क्या हैं। अब आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं जो मेरी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जा रही है मैं उसको भी डिटेल में देख सकता हूं। तो यहीं से हमें पता चल सकती है डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो आप यहां पे देखेंगे अगर डिबग का भी मैसेज आ रहा है और ट्रैफिक जो हमारा आउट हो रहा है जिसमें एचटीटीपी की रिक्वेस्ट आ रही है वो भी डिटेल्स हमारी आ रही है। तो अगर आपको पेलोड देखना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू देंगे और अगर आपको रिस्पॉन्स देखना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू देंगे। तो अब बात करते हैं हम कि आपको अगर वल्नरेबल यूआरएल मिल जाता है उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो डिटेल्स होंगे उसको निकालेंगे कैसे। क्योंकि जब आप वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कहीं पर देंगे तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपके पास किस टाइप का डेटा है सो दैट कि आपकी रिपोर्ट जो है वो उतना ज़्यादा इंपैक्ट डाल पाए। अब ये हमारा वल्नरेबल यूआरएल है जो मैंने यहाँ पर डाला है। अब क्या करते हैं, इन्यूमरेशन स्टार्ट करते हैं। अब इन्यूमरेशन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो हमारा पैरामीटर है ये वल्नरेबल है तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा है इसलिए मैं इन्यूमरेशन अब कर सकता हूँ। अगर आपको निकालना है कि करंट यूजर कौन है तो उसके लिए आपको करंट यूजर का पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर आप पता करना चाहते हैं कि करंट डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है तो उसके लिए आपको करंट डीबी देना पड़ेगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब कई बार क्या होगा कि आपको जो होस्ट का नेम होता है, सिस्टम का नेम, वो भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, होस्ट नेम दे सकते हैं। अब उसके साथ मैं बैच भी डिफाइन कर रहा हूं सो दैट कि मुझे कोई बाय डिफॉल्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर ना करना पड़े। अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं जो हमारा करंट यूजर है वो AQArt आ रहा है यहाँ पर @localhost, और हमारा जो करंट डेटाबेस है वो AQArt आ रहा है, और जो हमारे सर्वर का होस्ट नेम है वो IP100063 आ रहा है। ये तो बात रही कि जो करंट में चीज़ें यूज हो रही हैं। अगर मुझे सारे डेटाबेस की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अब ये जो है मेरा वल्नरेबल यूआरएल है। अब मैंने उसके साथ में एक पैरामीटर दिया DBS, जिसका मतलब होता है जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स लेके आ जाओ आप। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने जो डेटाबेस की इन्फो वो फेच कर ली है और AQArt जो है हमारा वो आ रहा है और इन्फॉर्मेशन स्कीमा है वो आ रहा है। अब इन्फॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर कुछ फाइल्स और टेबल्स होती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये हमारे इतने काम का नहीं है, जो AQArt है हमारा ये ज़्यादा काम का है। तो अब हमें डेटाबेस पता चल गया। अब ऐसा करते हैं इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं ये देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, -D दे के आप बताते हैं कि डेटाबेस कौन सा है। उसके बाद आप ये बताते हैं कि आपको टेबल्स चाहिए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने हमें डिटेल्स दे दी। जो हमारा डेटाबेस है वो AQArt है और हमारे पास 8 टेबल्स आ रही हैं, जिसके अंदर जो यूजर वाली टेबल है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो अब ऐसा करते हैं इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर डेटा कौन सा प्रेजेंट है। -T दे के आप उसको ये बताएंगे आपकी टेबल कौन सी है। तो हमारी टेबल यूजर्स है। उसके बाद हम बताएंगे हमें चाहिए क्या।
तो हमें सारा डेटा चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करवा रहा हूँ, डंप करवा रहा हूँ सारा डेटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू क्रैक देम वाया डिक्शनरी बेस्ड अटैक, मतलब इसको वहां पे कुछ हैश मिल गई है। अब ये बोल रहा है कि आप उस पर अटैक परफॉर्म करना चाहते हैं। अभी हम उसको परफॉर्म नहीं करना, अभी तो बस जस्ट हमें देखना है, तो मैं नहीं करूंगा सिलेक्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर आ रहा है, पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है, उसकी बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पर आ रही है। टेस्ट यूनेम जो है उसका, और पासवर्ड जो है वो टेस्ट है। तो इसको लॉगिन करके ट्राई करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। यूजर नेम भी टेस्ट है हमारा, पासवर्ड भी टेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है यूजर नेम भी टेस्ट है और पासवर्ड भी टेस्ट है। तो देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ, और ये जो यहाँ पे नेम आ रहा है उसकी डिटेल्स हमारा जो कंसोल पे आ रहा था उससे मैच कर रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कई बार क्या होगा कि आपको ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है जिसमें आप ये चेक करना चाहें कि जो हमारा कॉलम है, ये नेम, ये किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, सिंपली क्वेरी लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आपको कॉलम्स चाहिए, मतलब जो हमारा डेटाबेस है एक्यूआर्ट है, टेबल हमारी यूजर्स है, और मुझे यूजर्स के कॉलम चाहिए जितने भी हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कॉलम के नेम्स आ गए, और वो किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं उसकी डिटेल्स भी आ गई है। वेयर केयर आ गया जिसकी मैक्सिमम लेंथ जो है उसकी 100 है, और जो एड्रेस है वो मीडियम टेक्स्ट हमारा यूज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी फर्दर एक्सप्लॉइट करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक डेटाबेस मिल गया है और आप उसके अंदर की जितनी भी टेबल्स हैं उन सब का डेटा देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी से आपने बताया आपका डेटाबेस कौन सा है, उसके बाद आप पैरामीटर यूज करेंगे डंप ऑल, जिसका मतलब क्या होगा, जितना भी डेटा सारा डंप कर दो यहां पे लाके। अब आप यहां पे देख सकते हैं उसने सारी टेबल्स जो है हमारी वो लाके दे दी है। ये जो आप डैश डैश लाइन में देख रहे हैं टेबल्स हैं हमारी, ये हमारे पास ब्लैंक टेबल है उसकी डिटेल्स, ये हमारे पास दूसरी टेबल है उसकी डिटेल्स, ये हमारे पास यूजर्स वाली टेबल है उसकी डिटेल्स आ गई। तो आप क्या कर सकते हो कि सारी डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी इकट्ठे एक ही बार में लेके आ सकते हो। बट अब सिचुएशन क्या होती है यहाँ पर कि अगर आपका जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी आपको कि आप जब उसको डंप कराएंगे तो जो प्रोसेस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें। तो इस चीज़ का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ डंप करा रहे हैं और क्या चीज़ नहीं करा रहे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप टेबल टू टेबल जाएं, मतलब जो आपको टेबल थोड़ी सी ठीक लग रही है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा मिल जाता है, आप उसके लिए जाएं, सारी टेबल्स के लिए ना जाएं। अब लेट्स सपोज आपने एसक्यूएल इंजेक्शन तो परफॉर्म कर लिया, अब आपको जो डेटा है वो सेव करना है, जो आपके पास रिजल्ट्स आए कि ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल नहीं है, आप उसको एक डेडिकेटेड जगह पे स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब लेट्स एज्यूम ये जो हमारी वेबसाइट है, मुझे नहीं पता इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है कि नहीं है, मैं इसको फिर से क्रॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा हमारा आए एज अ रिजल्ट वो सेव हो जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने पैरामीटर यूज किया आउटपुट dir, अब इसके बाद आपको लोकेशन बतानी होती है, और अब मैं यहां पे बैच दे रहा हूं जिसका मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने इस वेबसाइट को पूरा स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद जो उसके रिजल्ट है वो यहाँ पे लाके सेव कर दिया। जो डायरेक्टरी मैंने बताई थी होम अंकित टैम्प, वहाँ पे जाके इसने रिजल्ट को सेव कर। अब कई बार आपके साथ क्या होगा कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पर आपको यूजर डिफाइंड जो हेडर्स होते हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। अब एसक्यूएल मैप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो ऐड नहीं कर सकता। अब कई बार क्या होता है जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो कुछ हेडर्स स्पेसिफिकली उस वेबसाइट के लिए यूज करती है, तो आपके पास क्या होता है उन हेडर्स को आप ऐड कर सकते हैं इसमें जब आप रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो उसको करने का क्या तरीका होता है, एग्जाम्पल के लिए ये वेबसाइट है जिसपे आपको टेस्ट करना है, उसके साथ आप क्या देंगे, हेडर्स का पैरामीटर यूज करेंगे, और उसमें आप जो हेडर होगा उसको डिफाइन करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हेडर पैरामीटर यूज किया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रेफरर दिया abc.com का। अब जब भी ये रिक्वेस्ट जाएगी वहां पे क्या होगा, एक हेडर ऐड हो जाएगा रेफरर का, जिसके अंदर डिटेल जो होगी abc.com आएगी। कई बार क्या होता है ये आपकी बाईपास करने में भी हेल्प कर देता है चीजें। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे हेडर्स हैं वो क्या क्या जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रेफरर आ रहा है वो abc.com आ रहा है, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। अब ऐसे आप कोई भी यूजर डिफाइन हेडर है जो आपको ऐड करना है बाईपास करने के लिए, या कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई हेडर दे रही है उसको आप ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं।
अब कई बार क्या सिनेरियो होगा आपके साथ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूआरएल को स्कैन कर रहे हैं तो वहां पे फायरवॉल भी हो सकती है जो कि आपका यूजर एजेंट जो होगा उसको डिटेक्ट कर रही होगी, जिससे वो आपको ब्लॉक भी कर सकती है इन सब सिचुएशंस। तो आपके पास क्या तरीका होता है उसको बाईपास करने का? तो आप सिंपली क्या करें, यूजर एजेंट जो होता है हमारे पास एक मेथड होता है जिसके अंदर जाके आप अपना जो यूजर एजेंट होता है, कोई फेक डालना है फेक डाल सकते हैं, कोई जेन्युइन डालना है, कोई दूसरा डालना है, मोबाइल का डालना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने गेको क्रोम लिख दिया यहां पर। अब मुझे हेडर देखना भी है तो मैं उसके लिए वर्बोसिटी को 4 पे सेट कर देता हूं और बैच लगा देता हूं सो दैट कि बार बार आंसर ना करना पड़े। अब आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं जो हमारा यूजर एजेंट है उसके अंदर गेको क्रोम आ रहा है। तो कई बार क्या होगा, ये आपकी चीजें बाईपास करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। अब एसक्यूएल मैप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ यूजर एजेंट्स प्रोवाइड करता है। उसको यूज करने के लिए आपको मोबाइल पैरामीटर यूज करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी, जो सर्वर होगा उसको ऐसा लगेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो मोबाइल से आ रही है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, V4 लगाते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वो कि कौन सा यूजर एजेंट है जो आपको यूज करना है। आईफोन 8 का करना है, ब्लैकबेरी का करना है, गूगल का करना है, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यूजर एजेंट है वो यहाँ पे आईफोन का आ रहा है, तो आप यहाँ से भी यूजर एजेंट की हेल्प से मैनिपुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। अब कई बार क्या होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं और वहां पर जो फायरवॉल है वो डिप्लॉयड है, तो वो जो एसक्यूएल इंजेक्शन के कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर सकती है। तो उसको बाईपास करने का हमारे पास एक तरीका होता है, लिस्ट टैम्पर्स। टैम्पर हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हम पेलोड भेजते हैं ना, उसके अंदर क्या करेगा, मैनिपुलेशंस परफॉर्म करेगा, मतलब डेटा जो होगा उसको टैम्पर करेगा, उसको बाईपास करने की कोशिश करेगा फायरवॉल से। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर आप वहां पे यूनियन भेजते हैं क्वेरी के अंदर लिख के, तो उसको कुछ ऐसा कर देता है। इसमें क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल यूनियन भेजेंगे तो वो क्या करेगा, ईओ उसके आगे ऐड कर देगा, तो क्या होगा, जो फायरवॉल होगी वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेस 64। इसमें क्या करेगा, आपका जो भी पेलोड होगा ना उसको बेस 64 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वहां पर भेजेगा। अब फायरवॉल क्या करेगी, वो तो यूनियन को सर्च कर रही है, बट आपका जो यूनियन है वो तो बेस 64 में आपने कन्वर्ट कर रखा है, उसके बाद तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये लिस्ट ऑफ टैम्पर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं और जिससे आप चीजों को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि आप टेम्पर पैरामीटर दें और उसके अंदर बस ये बता दें कि टेम्पर है वो किस टाइप का यूज करने वाले हैं। जो लिस्ट ऑफ टेम्पर्स हमने अभी देखा उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया बेस 64 एनकोड का। अब ये क्या करेगा, जो भी पेलोड वहां पर भेजेगा ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे, बेस 64 की फॉर्म में होंगे, जिससे हम फायरवॉल को इजिली बाईपास कर पाएंगे। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसको टेम्पर बताया बेस 64 एनकोड का। अब उसके बाद मैंने बैच सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जो वर्बोसिटी है उसको 3 सेलेक्ट कर लिया, सो दैट कि जो पेलोड है वो हमें दिखे। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो टेम्पर है उसके अंदर बेस 64 एनकोड डाल दिया, सो दैट कि हमारा जो पेलोड है वो एनकोड होके जाए वहाँ पर। उसके बाद मैंने वर्बोसिटी को 3 सेट किया कि डिटेल्स हमें दिखें, और उसके बाद मैंने बैच यूज किया कि बाय डिफॉल्ट हमें आंसर ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि वो क्या कर रहा है, जो हमारा मॉड्यूल है टेम्पर का उसको लोड कर रहा है बेस 64 एनकोड का, उसी के बाद ही तो वो चीज़ों को एनकोड करके भेजेगा। तो अगर आप टेम्पर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आप चीज़ों को ईजिली बाईपास कर पाएंगे। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं, अगर आपको एक लॉगिन पेज मिल जाता है और उसमें आपको एसक्यूएल इंजेक्शन है कि नहीं है ये फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होगी। सबसे पहले हमें एक यूआरएल चाहिए होगा जिसमें वो लॉगिन पेज होगा, जो हमारे केस में ये है। उसके बाद हमें यूजर नेम और जो पासवर्ड है और ये जो लॉगिन है, ये 3 पैरामीटर्स चाहिए होंगे। इनकी वैल्यूज फॉर्म में किस नाम से जा रही है। अगर आप यहां पे देखेंगे, इसकी जो वैल्यू जा रही है वो यूनेम से जा रही है। जो हमारा पासवर्ड वाला है वो हमारा पास के नाम से जा रहा है, और जो हमारा लॉगिन बटन है वो सबमिट से जा रहा है। ठीक है, अब इसको बताने के लिए कि इसको लॉगिन पेज पे ही सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करना है, हमारे पास फॉर्म्स एक स्विच होता है जो उसको बताता है कि ये एक फॉर्म है और इसी पे ही आपको एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करना है। अब उसके बाद एक चीज आपको और देखनी होती है कि ये वाला जो फॉर्म है वो किस जगह पे जा रहा है। हमारे जो केस में है वो यूजर इन्फो डॉट PHP है, वहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोस्ट डेटा है वो सर्च फॉर के लिए जा रहा है, बट हमें तो यहां पे भेजना ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दूसरा फॉर्म है, इसमें तो हमें डेटा भेजना ही नहीं है, तो यहां पर मैं इसको नो कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो यहां पर आ गया। यूजर इन्फो पे तो हमारा डेटा जा रहा था, और कौन सा डेटा जा रहा था, यूनेम एंड पासवर्ड वाला। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं।
अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड्स हैं इनके अंदर रैंडम वैल्यूज डाल दी जाए, आप खुद डालेंगे तो रैंडम डाल देते हैं। अब यहाँ पे उसको क्या है 302 रीडायरेक्ट मिला है, तो फॉलो करते हैं। अब ये कह रहा है कि जो बैकएंड का डेटाबेस है वो प्रोबेबली माई एसक्यूएल है, तो आप बाकी के सारे टेस्ट को स्किप करना चाहते हैं और पेलोड्स फॉलो करना चाहते हैं माई एसक्यूएल का जो है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है जो आपका फॉर्म है उसके अंदर जो यूनेम पैरामीटर है, जो हमारा यूजर नेम वाला है, वो वल्नरेबल है। तो कह रहा है कि आपको आगे भी टेस्ट करना है क्या बाकी के पैरामीटर्स, तो हम कहते हैं नहीं। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बोल रहा है, तो करते हैं। तो उसकी जो डिटेल्स है इसने सीएसवी में डाल दी है, देखते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं वो बोल रहा है यूआरएल ये है जिसके अंदर डेटा जो जा रहा है वो पोस्ट की फॉर्म में जा रहा है और वल्नरेबल पैरामीटर जो है वो यूनेम है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। पहले जो हमने एक्सप्लॉइट किया था वो तो दूसरे पेज से किया था, अब इसको लॉगिन पेज से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन पेज के साथ साथ क्या होता है, हमारा डेटा भी जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, पोस्ट में जो डेटा जाता है वो भेजने के लिए हमारे पास डेटा स्विच होता है इसमें। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे यूनेम मैंने बताया कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी है, पास कुछ भी, और लॉगिन जो आपका बटन का हमारा नाम था सबमिट, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था बटन का वो सबमिट। तो ये तीन चीज़ें उसको चाहिए होती हैं फॉर्म में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे बोलते हैं कि हमें डेटाबेस ला के दो जितने प्रेजेंट है यहाँ पर। अब हमें पता है ये जो फॉर्म है ये वल्नरेबल है, तो अब हम इसके अंदर वो सारी इन्यूमरेशन कर सकते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस लेके आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूआर जो हमारा डेटाबेस है वो आ चुका है और इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो हमारा पहले आया था। तो जब भी आपको पोस्ट डेटा भेजना हो तो आप इसी डेटा के साथ भेजेंगे उसको। तो अब बात करते हैं प्रॉक्सी के बारे में। अब प्रॉक्सी हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है एसक्यूएल मैप का, कि आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल मैप से जो भी पेलोड ट्राई कर रहे हैं, जो भी सर्वर पे आप पेलोड भेज रहे हैं, आप उसको बर्ब स्वीट पे भेजेंगे और बर्ब स्वीट से फिर वो सर्वर के पास जाएगा। तो मतलब बर्ब स्वीट के पास जब आप वो पेलोड भेजेंगे तो आप उसमें फर्दर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करने हैं पेलोड में या आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्रॉक्सी ऐड करने से। तो वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे डाल तो दिया है प्रॉक्सी के लिए मैं, बट अपना जो सॉकेट है प्रॉक्सी का बर्ब स्वीट का वो ऑन कर लेता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने जैसी रिक्वेस्ट यहां पे भेजी बर्ब स्वीट ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया यहां पर। अब मैं इसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूं, मैं इसको रिपीटर के पास भी भेज सकता हूं, मैं इसमें जो चाहूं वो सारी चीजें कर सकता हूं। जैसा कि आप यहां पे देखेंगे अब ये 8% पे जो है वो रुका हुआ है। जैसे ही मैं यहां पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यहां पे मैं बर्ब स्वीट पे आके रिक्वेस्ट को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, आपने बर्ब स्वीट से एक रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, अब उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जा रहे हैं और आपको वो टेस्ट करना है कि क्या वो वल्नरेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो वो जो रिक्वेस्ट है मैं उसको कैप्चर कर लेता हूं। अब ये रिक्वेस्ट है, अब मुझे इसमें ये चेक करना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं वल्नरेबल है कि नहीं है। अब क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद फिर एसक्यूएल मैप में रिक्वेस्ट पास करेंगे और फिर चेक करते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं वल्नरेबल है कि नहीं है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उस फाइल को रीड कर रहा हूं जो हमने सेव की है और यहां पे मैं बैच ऑप्शन दे रहा हूं सो दैट कि बार बार वो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें आंसर ना करना पड़े, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने जो हमारी फाइल है उसको यहाँ पर सेव कर दिया और सेव करने के बाद ये जो हमारा पैरामीटर है उसने यहाँ पर बता दिया है कि ये जो है ये वल्नरेबल है और ये उसके पेलोड है। तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब बर्ब स्वीट में अगर आपको किसी रिक्वेस्ट पे डाउट है, उसके पैरामीटर्स को चेक करना है, तो आप उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करें और सेव करने के बाद एसक्यूएल मैप में उसको पास करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइलाइट्स की। अब ये कुछ स्विचेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कुकी की, कई बार क्या होगा कि आप किसी वेबसाइट पे अगर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए अगर बोला जाता है, तो अगर आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको कुकी की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप इस स्विच का वहां पर यूज करेंगे कुकी का, और इक्वल्स टू देने के बाद उसकी वैल्यू देंगे वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लश सेशन। ये क्या करता है कि आपका जो सेशन होता है एसक्यूएल मैप का उसको क्लियर करता रहता है सो दैट कि आप नए नए पेलोड्स को ट्राई कर सकें।
नेक्स्ट है हमारा कमेंट स्विच। बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई हिडन कमेंट है हमारा डेटाबेस के अंदर तो वो ये आपको लाके दे देता है इजीली वहां पर। और उसके बाद जो लास्ट के 2 स्विचेस हैं ये क्या करते हैं, आपको कमांड शेल लाके देते हैं। अब ये चीज कब पॉसिबल हो पाती है शेल वाली, कि अगर वो जो डेटाबेस है वो रूट यूजर यूज कर रहा है उसको, मतलब वहां पे जो मैनिपुलेशन है वो रूट यूजर या एडमिन यूजर वहां पर कर रहा है, तभी आप उसका एक्सेस जो है ले पाएंगे वहां पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो बिल्कुल बनता है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना है।